आज हम सबके बीच हमारे बहुत ही चहीते, जिनको मैं 20 साल से करीबन देख रहा हूँ युवाओं के बीच काम करते हुए, शत्रु जी। और इन्होंने युवाओं के बीच निस्वार्थ भाव से 20 साल से काम किया और नई नई जिम्मेदारियों के साथ इन्होंने पूरे देश भर में ऑलमोस्ट एवरी स्टेट वो इन्होंने भली भांति निस्वार्थ भाव से दी। और भारत सरकार के कई सारे पदों पे भी रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ है, उसमें एज अ बोर्ड ऑफ गवर्नर पे काम किया है। और एक अब इन्होंने अपना खुद का यूथ इन एक्शन करके एनजीओ स्टार्ट किया है। बेसिकली वो युवाओं के लिए है। आज ऐसा उपलक्ष्य है हम लोगों का स्वामी विवेकानंद जी का, जो यूथ के लिए ही जाने जाते हैं। तो बाकी मैं अब चतुर्थ जी से ही कहूँगा कि कुछ विस्तार में अपने बारे में बताएं, कितना वृद्ध तरीके से इन्होंने पूरे देश भर में काम किया है और निस्वार्थ भाव, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है निस्वार्थ भाव। देखिए, एक तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी। जैसा कि आपने बताया कि मुझे 20 साल, मतलब हाँ ठीक बात है, मुझे लगभग 25 साल मुझे हो ही गए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 98 से मैं सोशल सर्विस में आ गया। मतलब अपने एजुकेशन के साथ साथ मैं सोशल सर्विस में आ गया। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे लाइफ का जो क्रीम टाइम है वो बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में बीता है। आज के समय में जब कोई बात करता है कि सब स्वार्थ है, स्वार्थ के लिए दुनिया है, और फिर हमको ये भी सुनने को मिलता है कि सुर नर मुनि सबके यह रीति और स्वार्थ लाए करे सब प्रीति। तो यह भी हम सब सुनते हैं, देखते हैं, तो अपने को फिर हम रियलाइज करते हैं कि वो निस्वार्थ बुद्धि है क्या। तो मुझे ऐसा लगता है, जो हमने अपने जीवन से अब तक मैंने सीखा है, जाना है, कुछ महापुरुषों को सुना है, तो वो ध्यान में है कि आप परमार्थ की भावना में रहिए, आपका स्वार्थ स्वतः पूरा हो जाएगा। तो हम लोग को अभी समझ में आता नहीं, काम तो निस्वार्थ बुद्धि से करना है, स्वार्थ अपने आप फुलफिल हो जाएगा। तो मैं आज के उपलक्ष्य पे स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है जी जी, और यूथ डे की बात हो रही है, तो आपसे मैं ये शत्रुजी जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से आपका कार्यकाल 25 साल का इतना लंबा कार्यकाल रहा है और पूरे देश और आसपास के विदेशों में भी आपने इतना सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। आपके हिसाब से यूथ की डेफिनेशन क्या है? यूथ यानी जो सृजन कर सकता है, जिसके अंदर किसी नई चीज को जन्म देने की सबसे बेस्ट समय उसका है, वो यूथ होता है। वो यूथ के पास ही उस समय होता है, वो सृजन कर सकता है। वह सृजन ही नहीं, वह विनाश भी कर सकता है, विनाश करने की क्षमता भी उसके उस समय पास है। तो सृजन करने वाला जो है वो यूथ है। एज उसका होगा 16 साल से, मैक्सिमम मैं तो 28 साल मानता हूं, या 16 साल से लेकर के 30 साल तक का जो एज है वो बेस्ट है, वही यूथ है। इसी समय यूथ को जो बनना है बन जाता है, जो बिगड़ना है बिगड़ जाता है, जिसको पकड़ना है पकड़ लेगा। कुछ सोचने की, कर गुजरने की, वो चाहे वो आर्मी में जाना चाहे, चाहे वो राजनीति में जाना चाहे, चाहे वो फिल्मी दुनिया में जाना चाहे, ये सबसे बेस्ट टाइम है उसका। एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हुआ कि साउथ का यूथ इतना आगे निकल गया और हमारा यूपी बिहार का यूथ इतना पीछे रह गया? भाई, अगर सृजन करने की और विश्वास के साथ आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति और वो पावर हमको भगवान ने सबको बराबर दी है, हो सकता है किसी के अंदर कम हो, थोड़ी कम और ज्यादा हो, पर हम पीछे कहां रह गए? यूपी बिहार पीछे कहां रह गया? ये राजनीति की वजह से पीछे रह गया या हमारे परवरिश में कुछ कमी रह गई? हम पीछे क्यों रह गए? मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, राजनीति तो एक क्षेत्र हो सकता है, एक मात्र एक कोना हो सकता है। एक्चुअल क्या है, आपने जो साउथ और नॉर्थ का जो आपने किया, भारत का जो नॉर्थ है उसने कई हजार साल तक जो आक्रमण, जो आक्रांताओं की लूट मार बलात्कार जो भी यहाँ पे हुआ है, जो घटनाएं घटी हैं, वो साउथ के साथ नहीं घटी है। जो भी पहला आघात भारत पर हुआ वो सिंधु से हुआ, वो खैबर दर्रा से हुआ। बहुत बढ़िया बात। अब क्या हुआ, आज जब मैं बात करूं, वो पाकिस्तान का जो यूथ है वो देखने में कितना सुंदर लगता है, उसकी बॉडी, उसका ये। अब कैसे ना सुंदर हो, वो जब कोई तारिक फतेह जैसा आदमी बोलता है, हम तो जानते ही हैं, वहां का आदमी बोलता है, अरे लाहौर यानी लव का, ये लव कुश की, भगवान राम के पुत्र की ये नगरी है, ये पुरुषपुर है, ये यहाँ पर आचार्य चाणक्य रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े, ये सिंधु घाटी जो है, यहाँ पर एक से एक संत महर्षि ऋषियों ने, अरे सिंधु घाटी पे, सिंधु के नदी के मुहाने पर बैठ करके वेद की ऋचाएं लिखी गई हैं। वेद जिसको कहा गया अपौरुष है, वो क्या हुआ, वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? वहां इतने आक्रमण हुए, इतना लूटमार, इतना सब कुछ हुआ, लोग भूल गए हम कौन हैं। तो उत्तर भारत में फिर हुआ, आप सोचिए ना कि जो इस्लाम का अटैक हुआ, जिस प्रकार का भी अटैक हुआ या जो भी हुआ, कुषाण हुए, सके जो भी है, वो कहां पहले आए? पहले तो उत्तर में आए।
इस्लाम मान लीजिए बहुत बड़ा, अगर भारत के इतिहास में सबसे बड़ा अगर प्रभाव किसी ने डाला तो इस्लाम ने डाला, ठीक है। उसने पूरा अपने साथ, वो अपने साथ धर्म ले, अपनी रिलीजन लेके आया था, अपना एक मत लेके आया था। उसके पहले जो शक और कुषाण हूण आए थे, वो अपना मत लेके नहीं आए थे, अपना शासन लेके आए थे, अपना तलवार लेके आए थे। इसी नाते वो शक कुषाण जो भी आए, इंडो ग्रीक जो भी आए, उन्होंने सत्ता यह स्थापित की, लेकिन यही हो गए। वो भी शिव विष्णु और मतलब हनुमान जी के हो गए, माता के हो गए। लेकिन जब इस्लाम है तो उसका तो वो सारा प्रभाव उधर पड़ा। फिर आप सोचिए कि सिंधु नदी को पार करने में वो 712 में ही आ गया था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन उसको पार करने में उसको कितना वर्ष लग गया, और दिल्ली पहुंचते पहुंचते तक 500 साल लग गए, यानी संघर्ष हुआ। फिर उसके बाद फिर जब यहाँ गुलाम वंश होता, अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक है जो साउथ तक विजय किया है उसने, मलिक काफूर के द्वारा तमाम उसका। अलाउद्दीन खिलजी छोटा पीरियड है, बट उसके हिस्ट्री में ये तो है, वो पूरे साउथ तक, तंजावुर तक जाकर के उसने अटैक किया, मतलब जीत लिया उसने। लेकिन वो जीत करके रुका नहीं, वो तुरंत फिर वापस आ, क्योंकि रखना तो साउथ बहुत कम समय के लिए इन सब प्रभाव में रहा, और रहा भी तो कम रहा। और मेरा मानना है कि यहाँ की जो संस्कृति थी, गंगा यमुना का द्वाब, सिंध का, ये सब चीजें इतना ज्यादा अटैक, इतना ज्यादा हुआ, संक्रमण हुआ कि लोग बहुत उसमें हो गए, तो सो सा गया। हाँ। और साउथ को वो चीजें थोड़ी सी कम मिली, और साउथ का भी तो बड़ा हिस्ट्री है ना, चोल, चालुक्य और चेर राज्य है भाई। साउथ के ही तो हमारे राजा, आपके इंडोनेशिया, मलाया, जावा, सुमात्रा, फिलीपींस, मलेशिया, ये सब तो उनका श्याम देश जिसको कहते हैं, पूरे कहते हैं ना, चोलों के जो जलयान थे वो तीनों समुद्र का पानी पीते थे। वो अरब सागर, हिंद सागर और बंगाल की खाड़ी सबका पानी पीते थे, मतलब उनका ही राज था। जो चाइना आज कहता है ये रूट मेरा है, अरे उसको बताने वाला कोई नहीं है, ये रूट तेरा नहीं है, तेरे अब्बा के अब्बा यानी तुम्हारे बब्बा के बब्बा हमारे चोलों का है भाई, ठीक है, ध्यान रहे। तो इस नाते, और वो कहते हैं कि वहां आचार आज भी है, मतलब उसको पालन करने वाले जो अपनी सनातन परंपरा है। तो वहां का यूथ का डेवलपमेंट एक अलग प्रकार का हुआ, उसको जो अवसर मिला वो हमको नहीं मिला। कोस्टल एरिया होने के नाते जो दुनिया के लोग आए व्यापार के नाते से जैसे, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने का, दुनिया के साथ होने का। नॉर्थ वाले थोड़ा ये सब चीज से ब्लॉक थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हिस्ट्री होती है ना, वो कहीं कहीं को वो नीचे ले जाता है, ऊपर ले जाता है। अबे गुजरात को ही ले लीजिए, यूपी बिहार को ले लीजिए, बहुत अंतर हो जाता है। वो पंजाब को ले लीजिए और इधर आप उत्तराखंड को ले लीजिए, काफी अंतर हो जाता है। तो वास्तव में जो घटनाएं घटती हैं उससे वहां के यूथ पर, वहां के जनरेशन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, वहां की शिक्षा, संस्कृति, खान पान पर प्रभाव पड़ जाता है, राइट, वो हो जाता है। तो इस नाते वो साउथ को जो अपॉर्चुनिटी मिल गई ऐसा। और मैं तो मानता हूं, अब देखिए आज के समय में अब कहाँ नॉर्थ का बच्चा कहाँ पीछे है, बहुत आगे जा रहा है। मैं इस बात पे आपसे थोड़ा सा मतलब रखूंगा कि जैसे हमारे यहाँ अभी भी यूपी बिहार के बच्चे हैं जो, वो अभी भी, जैसे मैं देखता हूँ, मैं तो बच्चों के बीच में भी रहता हूँ, एजुकेशनिस्ट, तो बच्चे अभी भी, जैसे एक बच्चा आया मेरे पास, कहता है सर जेई बनना है सर, किसी भी तरीके से। तो अभी भी यहाँ का बच्चा सरकारी नौकरी ही एकमात्र अपना साधन समझता है जीवन में सफल होने का। तो उनको बीइंग यूथ, आप यूथ के बीच रहते हैं, बीइंग यूथ लीडर, तो मैं चाहूंगा आप कुछ ऐसा बोलें कि बच्चे जो सरकारी नौकरी के बाहर भी देखना शुरू करें। जैसे हमारे गुजरात के हैं बच्चे, जो 10वीं में ही आते ही व्यापार में जुड़ जाते हैं, और व्यापार क्या कहें, स्किल बेस्ड व्यापार में जुड़ते हैं। जैसे मैंने डायमंड का काम थोड़े दिन में मैंने भी किया, तो वहाँ का जो बच्चा है, बड़े से बड़े घर का बच्चा होगा, तो वो भी वहाँ बैठ के, जो हीरे की घिसाई होती है, वो बैठ के वहाँ करता है। यहाँ का बच्चा 5 साल इलाहाबाद में एक कमरे में बिता देगा, माँ बाप से 10,000 रुपए लेगा। आज की डेट में 10,000 बहुत छोटी रकम है, और फिर वो कुंठित हो जाता है मनी मन की, और उसमें विफलताएं भी मिलती हैं। हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अभी पीछे है, मैं अभी भी कहूँगा। तो उन चीज़ों को कैसे कोप अप करके हमारे बच्चों को, युवाओं को जो हैं, जिसकी एज आपने भी बताई, वो ऐसा क्या करे कि वो और सक्सेसफुल हो, अपने इतिहास को पढ़े, कि स्किल्स पे ध्यान दे, क्या करे वो। इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा शत्रु जी, कि जो बात शुभेंदु ने कही, ये यूपी बिहार का बच्चा आज भी जैसे ही अपनी 12वीं पास करता है, तो या तो वो जिसके जो आर्थिक स्थिति जिसकी ज्यादा अच्छी नहीं है, और जो घर से मोटिवेटेड है, वो शायद IAS PCS करने चला जाता है, मतलब उसकी तैयारी शुरू कर देता है, ग्रेजुएशन नॉर्मल करता है। वरना मैक्सिमम % बच्चा साउथ ही भागता है, बैंगलोर में नौकरी मिलेगी,
चेन्नई में नौकरी मिलेगी। ये हम कैसे, एक जो सवाल शुभेंदु का है पलायन कि का। कैसे करें, बच्चों को समझाएं कि भैया सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, यूथ, तुम जो आपने बोली ये एज जो है, जो सबसे एग्रेसिव एज है, इस एज में सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो या साउथ मत भागो। कैसे इन बच्चों को मोटिवेट किया जाए? देखिए, जैसा आपका पहला भी प्रश्न रहा है साउथ और नॉर्थ को लेकर के, तो मेरा कहना है कि एक तो हिस्ट्री के साथ जो हमारे साथ जुड़ता आया वहाँ चला आया। पॉलिटिक्स तो एक छोटा सा टॉपिक हो सकता है क्योंकि नेता तो हम ही बनाते हैं। वास्तव में आपने जैसे गुजरात का आपने उदाहरण दिया, अब गुजरात को के लोगों को जो मौका मिला, जो अवसर मिला, वो उत्तर प्रदेश बिहार के नौजवानों को कहाँ मिला? नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? अब हम लोग गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र के लोग हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, दुनिया के लोग जो भारत पर अटैक करते थे वो इसी गंगा यमुना के दोआब के रिचनेस के नाते, यहाँ जो आप सोचिए ना, जितनी यूरोप और अमेरिका और लोगों की अरब की आबादी नहीं, उससे ज्यादा तो आबादी हमारा भारत वहन करता है। यूपी की। भारत में भी यूपी बिहार ही करता है, और उसमें भी आप जाएंगे तो ये गंगा यमुना का जो प्लेट है, ये जो उपजाऊ भूमि है, वो करता है। तो एक्चुअल में हमारा यूपी बिहार का जो सबसे बड़ा पोटेंशियल है क्या रहा है? खेती रहा है, कृषि रहा है, पशुपालन रहा है। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों के जो 200 साल का जो बड़ा शोषण का बड़ा मतलब मेन, अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो अंग्रेज बहुत कुछ, लोग कहते दे के क्या गए, वो तो बहुत कुछ भारत से निचोड़ के गए, खत्म करके गए। हम आज भी उनकी दास्तां झेल रहे हैं, आज भी उनका ही दिया हुआ सब जूठन यहाँ सब बिखरा पड़ा है जो बदबू करता है। वास्तव में जो दुआब था, जो कृषि थी, वह यहाँ के लोगों के लिए एक प्रकार से समझिए कि आजीविका के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया। वो जो गेहूं, चावल, दाल, वो जो भी यहाँ उपज करते थे, उसका उनको लागत तक नहीं मिलती थी। और वही गुजरात का जो बंदा है, जो कोस्टल एरिया होने के नाते जिसे अवसर प्राप्त है अपना माल अरब बेचने का, अपना माल यूरोप के किसी देश में ले जाने का, शुरू से उसके पास रहा है, तो व्यापार करने का उसको जो दरवाजा शुरू से मिला रहा है, ध्यान रहे, चाहे वो मुगल काल रहा हो, चाहे उसके पहले भी रहा हो, तो ये जो कोस्टल एरिया, उनको क्योंकि उनका व्यापारिक मामला था, वो करते थे। ठीक समय पुरुष बल नहीं होते, समय होत बलवान। तो ये यूपी बिहार के लोग थे, जो गंगा यमुना दोआब के पेट के लोग थे, उनकी जो मुख्य था वो कृषि था। कृषि जो सबसे बड़ी हमारे आपके जीवन में भोजन अन्न सबसे वो हो गया बहुत नीचे का, वो उपज उसको मिल ही नहीं रहा है। और उत्तर प्रदेश बिहार के जो लोग हैं, जिनके पास 50-50 बीघे के काश्तकार हैं, ध्यान रखिए 50-50 बीघे काश्तकार हैं, वो मुंबई और दिल्ली जाकर के ऑटो खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? बिल्कुल। क्यों खींचते हैं? अरे भाई खेती नहीं कर सकते थे, ऑटो जा खींचे। अरे भाई, वो खेती करके भी क्या करे बेचारा? वो उसका मुश्किल से साल भर का 2 साल का भोजन कर पर अन्न रख पाएगा, उसको लागत नहीं है, पढ़ाने हैं। तो इस नाते जब सरकारें आई, देश स्वतंत्र हुआ, तो सरकारी नौकरी के बड़ा मतलब एक आकर्षण पैदा किया गया, क्योंकि यहाँ के लोगों ने देखा, अंग्रेजों को, बाबुओं को देखा कि यार बाबू हो जाए तो पैसा है, ठीक है, ये अफसर हो जाए तो और पैसा है, रुतबा है। तो उत्तर प्रदेश बिहार के नौजवानों को उनके पूर्वजों ने सिखा दिया कि बेटा इस खेती में कुछ होना नहीं है, तुम नौकरी ढूंढो। ये बहुत सही बात कही। ठीक है, तो बेचारे वो क्या करें? वो जो बच्चा गया, आज कहा जाता है बिहार बड़ा पिछड़ा है, लेकिन आज पूरे देश भर में सर्वाधिक आईएएस बिहार से है। ठीक, वैसे भी बिहार मगध, ध्यान रखिए, वो चाणक्य और चंद्रगुप्त की भूमि है, ठीक है, वो पाटलिपुत्र है, नालंदा की भूमि है, तो वहां तो ज्ञान निकलेगा ही निकलेगा, वो तो उसके जीन में है, ब्लड में है। राजस्थान के जो लोग हैं, उनके ब्लड में, उनके जीन में वीरता है, साहस है, शौर्य है, तो यहां निकलेगा ना, ज्ञान निकलेगा, उनका ऐसे हिस्ट्री निकलेगी। तो वो बेचारे करें क्या? तो उनको फिर मजबूरी में नौकरी तरफ भागना पड़ा। नौकरी इतना बड़ा सोर्स हो गया कि 10 लोगों के घर में एक नौकरी वाला हो जाए तो फिर उस घर की प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी, क्योंकि एक आय बाहर से आने लगती थी। तो ये जो अवसर साउथ को मिल गया, जो विशेष गुजरात के लोगों को मिला, आज मैं बता दूं, अभी कृषि में पैसा मिलने लगे लोगों को, किसानों को बढ़िया। अभी जैसे अब शुरू हो गया वैसे टेक्निकल खेती, मैं विश्वास मानिए पलायन वैन सब बंद हो जाएगा, और बंद होगा। आने वाला समय कृषि का है, आने वाला समय आपको इस जमीन मिट्टी से जुड़ी हुई चीजों के साथ, नेचर के साथ है, क्योंकि लोग बड़े बड़े शहरों को कोलैप्स देख रहे हैं, तो क्योंकि अच्छा जीवन। इस नाते उत्तर प्रदेश बिहार का नौजवान पीढ़ी दर पीढ़ी बेचारा, जो भी 50, 60, 70 साल का रहते हैं, वो नौकरी उतर भागा, और आज इसी नाते नौकरियों में यहाँ के लोग ज्यादा है। साउथ में भाई वहां, अच्छा अब आपने साउथ की बात कही, तो मैं मानता हूं कि साउथ के लीडर्स थोड़े डेवलप निकले, थोड़ा तेज निकले। चंद्रबाबू नायडू को हमें अच्छी तरह याद है, जब उन्होंने आईटी का, उन्होंने एक प्रकार से हब खड़ा किया,
हैदराबाद में, और फिर इंजीनियरिंग के कॉलेज खुले। ये उत्तर प्रदेश बिहार के नेताओं को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, वो यहाँ के लोगों को नहीं दे यही पाए। शत्रु जी मेरा पॉइंट है। 200 साल का ऑपरेशन अंग्रेजों का झेला जी, हमने, जी 200 साल हो गए ना, जी जी वो निकल गए जी ना। 1947 में हम आजाद हो गए। जी 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 अगर आप चाइना को भी देखें, जी। 2 ओपियम वॉर झेली उन्होंने, जी जी सिर्फ चाय के चक्कर में कि हम अपनी जो ड्रग्स सप्लाई कर सके, अंग्रेजों ने ऐसी तैसी कर दी चाइना की। यस यस 2 ओपियम वॉर करने Yes, के yes. बाद भी चाइना हमसे आगे खड़ा हुआ है। यस यस अरे चलिए, मैं तो कहता हूं पूरा देश छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ के यूपी और बिहार के अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें, मैं यूथ पे वापस आऊंगा जी, कि जी, जी। हमने झेला, जो हमने करा, आपकी बात बहुत सही मुझे लगी जी। कि वो कोस्टल एरियाज और साउथ में वो ऑपरेशन नहीं हुआ बाहर के प्लंडर्स का, जिसकी वजह से उनको वो दिक्कत नहीं झेलनी पड़ी जो दिक्कतें हमको यूपी और बिहार को झेलनी पड़ी। बात आपकी एकदम सही है। लेकिन आज यूथ को हम क्या बताएं कि ये पलायन रुके और ये दौड़ रुके कि भाई आईएएस की और पीसीएस की दौड़ है। हम सब अभिशापित हैं इसलिए क्योंकि हम सब पास नेता नहीं है। वो जो आपको दर्जन भर नेता दिख रहे हैं चौराहों पर, हर पार्टियों के नौजवान युवा नेता जो बड़े बड़े नेताओं के आगे पीछे दौड़ते हैं, दुर्भाग्य से वो नेता है ही नहीं, वो गुलाम होने के लिए दौड़ रहे हैं। हम आपके सबसे बड़े गुलाम हैं। जैसे अकबर और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में लोग गुलाम होने के लिए होड़ करते थे, हुजूर हमको अब रख लीजिए, हम आपको गुलामी सबसे बढ़ करेंगे। आज के राजनीति में नेताओं के, युवा नेताओं के यही हो गया है कि हम गुलाम सबसे अच्छा बनेंगे, हमें आप गुलाम बनाइए। और मैं मानता हूं कि गुलाम बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि गुलाम किसी के लिए नहीं जीता है, गुलाम तो सिर्फ विनाश करता है। तो इसी नाते हम सबको दुर्भाग्य, हमारे पास लीडर नहीं है। आज इतने दिनों बाद नरेंद्र मोदी नाम का एक लीडर हमारे पास मिला तो देश उठा ना। बिल्कुल, देश दुनिया में आज भारत को जी पोजीशन, कम से कम ये कह सकते हैं कि 2014 वाला भारत तो नहीं है भारत। बिल्कुल सही। आज अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप है, वो उसका विदेश मंत्री कह रहा है कि वो मोदी ने फोन नहीं किया, अगर किया होता तो हो जाता है ना। तो यानी कि मोदी उसको औकात दिखा रहे हैं, देख भाई तो होगा बहुत बड़ा। बट भारत में भी अपनी ताकत है, हमारी लीडरशिप है। तो ये हमें, हमारा लीडर नरेंद्र मोदी जो है वो हमको एक स्वाभिमान तो दे रहा है, हमारे भारत को बता तो रहा है, ठीक है, उनके पास सामने चुनौती है। तो अब ये बात है कि जो आपने कहा कि एजुकेशन, हमारा यूपी बिहार का बच्चा क्यों साउथ भाग के जा रहा है, हमारे जो कृषि के लोग हैं क्यों पंजाब और की तरफ जा रहे हैं, निश्चित रूप से उसके लिए सिर्फ दोषी कोई हो तो हमारे राजनेता है, जो जाति की राजनीति करते हैं, जो भाषा की राजनीति करते हैं, जो मजहब और धर्म राजनीति करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है उसको बना के रखा जाता है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान होता है, फिर पंडित और SC ST OBC होता है, पीडीए आजकल बहुत प्रचलित यस है। यस। आप देख लीजिए ना, कैसे हम कहेंगे डेवलपमेंट होगा हमारा। शिक्षा पर कोई, किसी का एजुकेशन कोई बात हो रही है क्या? नहीं, आप देखिए शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है प्राइवेट स्कूल के, वो IAS भी है, वो भी पीड़ित बच्चे को एजुकेशन लेकर के प्राइवेट स्कूलों में। लखनऊ के में बैठ करके आपसे बोल रहा हूं, लखनऊ के किसी IAS अधिकारी से आप जाके बात करिए, लखनऊ के जो भी यहाँ पर बहुत सोकाल बड़े बड़े जो नामचीन विद्यालय हैं, उनके अत्याचार से पीड़ित होते मिलते हैं। वो बताते हैं क्या करे भाई, स्कूल का मामला ऐसा है। क्यों? सरकारी स्कूल ध्वस्त है। सरकार की जो शिक्षा मंत्रालय है क्या काम करता है? अपनी कभी इतना बड़ा जो जंबो जो या बना, तो हम सब अभिशापित हैं, श्राप मिला हुआ है। इस नाते स्वास्थ्य की चिंता क्या है भाई? चलो भाई, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इस पर भी आप देख लीजिए, जिला अस्पतालों की हालत ये है, सिर्फ रिफर करना काम उसका है। वो ऑपरेशन कर सकता है, नहीं करेगा वो PGI KG में भेजेगा, वो लोहिया भेज देगा। हमारे यहां से आफत जाए, वो आफत है उसके लिए। मतलब लीडरशिप नहीं है। और जो आपने कहा ना, अभी हम लोग बात किए थे निस्वार्थ बुद्धि, तो स्वार्थ इतना ज्यादा तगड़ा हो गया, एनी हाउ पैसा, बहुत पैसा चाहिए। कहां से हम गुजरात के लोगों से हम तुलना कर पाएंगे? कहां भारत जैसे देश चाइना के लोगों के साथ अपना कंपटीशन कर पाएगा? नहीं कर सकता है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा कोई नायक पैदा होगा तो वो औरंगजेब से लड़ भिड़ेगा। हमारे पास कहां है शिवाजी? हमारे पास वो लाचित बड़फुकन कहां है जो मुगल सेना को हरा दे? तो शत्रु जी, जो ये यूथ का जो मुद्दा है आज के टाइम पे, हम राजनीति को एक तरफ रखें और यूथ को एक तरफ रखें। हम यूथ को मोटिवेट करने की बात करते हैं, और वैसा लीडर अगर उन यूथ को मिलता है तो शायद वो यूथ उस रेस में आगे दौड़ने की कोशिश करे। लेकिन आज के टाइम पर अगर इस यूथ को देखा जाए, जिसको हम लोग जेन जी बोलते, मैं तो बहुत गुहार करता रहता हूँ जेन जी को कि भाई ये करो, इस तरीके से मोटिवेट हो। आज का जेन जी डिजिटल मीडिया से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि वो या तो मोए मोए या तो कच्चा बादाम कर रहा है। मतलब यही दो चीजें जो है इंटरनेट पे आजकल चल रही है। तो ये यूथ को कैसे बताया जाए कि भाई
आप ये इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड जो है कि आप वहां पर एक इन्फ्लुएंसर बन जाओगे, आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, इस रियलिटी को यूथ को कैसे समझाया जाए? स्पेशली जो ये 16 साल से लेकर के 28 साल वाली एज है, बहुत ही खतरनाक एज है, और एआई आने वाला है, मतलब एआई का जो डेवलपमेंट चल रहा है उसके हिसाब से तो और भी ज्यादा चीजें मुश्किल हो जाएंगी। आपका क्या कहना है कि इस यूथ को कैसे समझाया जाए कि भाई ये डिजिटल मीडिया का जो इन्फ्लुएंसर टैग है, ये इन्फ्लुएंसर टैग सबके लिए नहीं है, ये कुछ के लिए है, या फिर अपने अंदर वो प्रतिभा बनाओ कि आप इन्फ्लुएंस कर सको? एक तो जो ये जिंजी वर्ड आया है या जिंजी जो आया है, वास्तव में वो वही यूथ है 16 से 28 वाला, राइट? वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वही विद्रोह कर सकता है, वही अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है। दो बच्चों का बाप नहीं खड़ा हो पाएगा क्योंकि उसे अपना स्वार्थ दिख लगता है। वो ईएमआई, वो बीवी, वो बच्चा, वो घर, वो फर्नीचर, वो सोफा, वो टीवी, ये सब दिख लगता है। लेकिन वो जो बच्चा है, जो वो 16 से 28 साल वाला है, उसे अन्याय लगता है कि वो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वो करप्ट राजनेता हम भी देख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी गुलाम बनने के लिए लाइन में खड़े हैं। लेकिन वो जो नौजवान है जो 16 से 25 साल 28 साल, वो विद्रोह करेगा। वो कहे नहीं, ये तो करप्ट नेता है, गंदा नेता है, इसका विरोध खड़े हो जाओ। तो ऐसे जनजी से हमें तो बहुत उम्मीद है, और भगवान करें कि ये जनजी जो आपने कहा कि वो इस चीज को विचारें कि हम कैसे इस प्रकार के कच्चा बादाम, और जो आपने भी वर्ड यूज किया कि उसी में न बहे। हालांकि वो भी एक एंजॉयमेंट है, वो तो भाई डांस वही कर सकता है। अब मुझसे कोई कहे भाई 45 साल की उम्र में चलो तो डांस करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। जो कि मैं भी अपने टाइम में कभी बहुत अच्छा डांस कर लेता था, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना? बोले वो करेगा तो उसके अंदर एक ऊर्जा है। मैंने कहा ना, ऊर्जा है, वो तो ऊर्जावान है। वो इसके लिए ही स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। आज हम जिस महापुरुष के दिवस पर बैठ करके बात कर रहे हैं, वो सन्यासी, उसके आप जीवन को देखिए, एनलाइटन करिए कि निकोला टेस्ला जैसा आदमी इंस्पायर्ड हुआ भी तो किससे हुआ? स्वामी विवेकानंद से हुआ। वो क्वांटम फिजिक्स पे बात कर रहा है, किससे? भारत के एक वेदांत के सन्यासी से। आपने वो आईफोन सब यूज करते ही है, वो कटा हुआ सेब आप देखते हैं, कितना सुनते हैं। वो नीम करोली बाबा से आकर के वो प्रेरणा लेके जाता है। सही क्या बात। था? मार्क जुकरबर्ग आता है, मार्क जुकरबर्ग आता है, वो लेके जाता है। भारत के वो जो कांग्रेस की स्थापना किया एओ ह्यूम ने, एओ ह्यूम अपने उस समय के वायसराय से बात कर रहा है। वो वायसराय से जाके बोलता है कि माय लॉर्ड, आपको पता है ये हिमालय के ऊपर, हिमालयन बेल्ट में बड़े अदृश्य सन्यासी रहते हैं, मॉन्क रहते हैं, जो भूत भविष्य सब जानते हैं, और हमको उन्होंने बताया है। तो उस समय का वायसराय उस पर हंस रहा था कि तुम क्या पागलों जैसी बात करते हो। बोले मैं नहीं, सही बता रहा हूँ। वो मुझे सहायता कर रहे हैं, वो मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम ये सब काम करो। और वो बताते थे, मैं जाता हूँ, मैं बात करके आता हूँ। ए होम, और ए होम के जो टीएस रहे हैं, उनकी बुक है, उन्होंने लिखा है कि ए होम बताते हैं कि हम तो जाते हैं और वहां जाकर के ये जो हिमालयन सत्ता है, ये जो सन्यासी लोग हैं, वो जो अदृश्य लोग हैं, जो सन्यास रूप में बैठे हैं, बताते किसी को, है ना, ऐसे लोग, तो वो लोग हमको गाइड कर रहे हैं। यानी दुनिया के सफलतम लोग हमें गाइड कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं, वो आजकल सफल लोगों में नाम आता है भाई, उनका मस्क का आता है। मस्क के जीवन में भी ऐसे ही कोई जाके कोई खोज करना चाहिए, तो कभी उनको कोई इंटरव्यू बताएगा, ऐसे ही कोई उनका प्रेरणा स्रोत होगा। हो सकता है उनकी मदर ही हो। तो जब भी यूथ जो आप बात किया, जब स्पिरिचुअलिटी आ जाए उसके अंदर, स्पिरिचुअलिटी से प्यार आ जाए, हम इसलिए निराश नहीं होते हैं। जब मैं हनुमान सेतु की तरफ जाता हूँ, जब मैं हनुमान जो जितने भी मंदिर देखता हूँ, और मंगलवार और शनिवार में देखता हूँ, तो मैं नौजवानों की भीड़ देखता हूँ, यूथ की भीड़ देखता हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद आता है कि देखो ये नौजवान हनुमान जी महाराज की तरफ जा रहा है। हनुमान यानी कौन है? वो भगवान राम के अनन्य भक्त, वो हमारे पवन सुत हनुमान जी, वो क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस तरफ जा रहा है। बच्चा अगर इन सब चीजों, यूथ अगर इन सब चीजों पकड़ लेगा, तो उसको बढ़ने से, उसको एक अच्छा सुंदर निर्माण करने से कोई नहीं रोक सकता है। दुर्भाग्य भारत का क्या है, अब मैं बताता हूं। 1.5 अरब की आबादी का देश है, जनसंख्या का विस्फोट है, महाविस्फोट है। हम 100 बच्चा पैदा करते हैं, पता चला 1 लाख खड़े हो गए हैं। तो एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि भारत का जो यूथ है आज के डेट में एनर्जाइज नहीं है, अच्छा नहीं है। हम बच्चों से बात करते हैं, हम यूथ से बात करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम रिकॉल करते हैं कि अपने टाइम में क्या हम इतना तेज थे पढ़ने में, क्या हम इतने दिमाग हमारा मतलब खुला था, ठीक है। तो हमको ध्यान नहीं, हम जब ये जो बच्चा है, ये जो 8th स्टैंडर्ड में है हमारे मित्र का, तो बहुत आगे है। इसे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी से बड़ी अच्छी नॉलेज है भाई। यस,
ये तो बहुत आगे की सोच रहा है। अब समस्या ये है कि हम उसके साथ जो हमें देना चाहिए एज ए पेरेंट्स, एज ए बड़े लोगों की तरह जो हमको देना चाहिए, जैसे हमने अपने बाबा से कबीर दास को, सूरदास को, तुलसीदास को, जॉन मिल्टन को, शेक्सपियर को हमने अपने बाबा से सीखा है। वो प्यार तो हमको उसी में करना सिखा दिए कि देखो ये शेक्सपियर है, पढ़ो इसको। ये तुलसीदास हम नहीं पढ़ते थे, सच बात है, लेकिन वो उनका उस समय का डाला हुआ बीज और बाद में मैंने खोजना शुरू किया, व्हाट इज शेक्सपियर क्या है, जॉन मिल्टन क्या है, ये तुलसीदास जी का क्या है भाई। तो मैं लगा अरे यार बाबा तो मुझे बचपन में डांट के पढ़ाते थे, पढ़ो तुम, देखो ये कौन है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि आजकल जैसे वो चले हैं मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना, कि हम्बरबिन का मॉर्निंग रूटीन फॉलो करो सुबह 4 बजे उठ करके। ये तो हमारे पूर्वज कब से कहते चले आ रहे हैं कि भैया पॉप उठने से पहले आप उठिए, अपना हाँ। सारा कार्यक्रम करिए। हाँ। ये तो कब से चला आ रहा है। तो नहीं, मैं आपसे कहूंगा ना, इसी नाते इस यूथ को वो ले रहा है नहीं ले रहा है इसकी जिम्मेदारी हम आप नहीं ले सकते, बट उसको दीजिए जरूर। अच्छा, इसी बात पे मेरे 2 पॉइंट्स हैं। Yes. मैं आपकी जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जी। आपने एक पॉइंट बोला ऊर्जा, और आपने दूसरा पॉइंट जो उठाया वो सिस्टम, कि लीडर में हमको एक सिस्टम मिलकर, मतलब लीडरशिप में Yeah. हमें एक लीडर मिले ऐसा। तो शत्रु जी, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे समझ आती है, और आप अपना उस पर ओपिनियन दीजिएगा। शुभेंदु, आपको भी मैं दूंगा इसमें, अगर आप क्वेश्चन आगे कोई जोड़ना चाहे। पहला सवाल ये कि जिस एज में ये ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा किसी काम की नहीं है अगर उसको किसी सिस्टम में डाला ना जाए। भटकी हुई ऊर्जा का कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि वो कुछ नुकसान ही करके जाएगी। तो यानी कि हमको उस ऊर्जा को किसी सिस्टम में डालना है, और सिस्टम जो हो प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड। तो मैं बाकी स्टेट्स की बात नहीं करता, पर मैं यूपी की बात करता हूं, और मैं यूपी में ये जानना और समझना चाहता हूं कि क्या कभी कोई ऐसा सिस्टम आ सकता है कि इस ऊर्जा को कंट्रोल करा जा सके। जैसे अगर एक सवाल मैं आपसे करूं, और मेरे मन में है ये, कि साउथ कोरिया हो गया, यूएई हो गया, बहुत सारे देश हो गए जहां पर आपको 11th-12th क्लास में आर्मी को सर्व करना है 2 साल। चाइना में भी सेम है। तो क्या ये अग्निवीर वाला जो हमारा प्रोग्राम है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी में होता है, क्या ये सारे यूथ के लिए कंपलसरी नहीं होना चाहिए? डिसिप्लिन आ जाए लाइफ में, स्ट्रीमलाइन हो जाए लाइफ, क्यों कंपलसरी नहीं हो सकता? मैं कहता हूं, ये एक मेरा मानना है। इसके अलावा आप क्या कहते हैं कि कैसे हम क्या सिस्टम बनाए कि जिस सिस्टम के चलते इस ऊर्जा को सही दिशा मिल पाए? आपका क्या मानना? मैं एकदम, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि सरकार के द्वारा बाय लॉ पक्का किया जाए कि एक सर्टेन टाइम पे, वो साल भर का ही क्यों ना हो, 6 महीने का ही क्यों ना हो, वो 2 साल का ही क्यों ना हो, वो हमारी एक सैनिक ट्रेनिंग जो होती है, जो आर्मी ट्रेनिंग होती है, वो होनी ही चाहिए। उसे कम से कम 6 महीने की सर्विस करने के लिए भी उसको तैयार करना चाहिए कि आप सब पैसा ही नहीं है, तुम चिंता मत करो। और जब वो सर्विस करे तो सोसाइटी को तैयार करे कि देखो भाई, ये जो बच्चा है, ये जो अभी नया अभी निकल रहा है, इसने आर्मी ट्रेनिंग दिया, हमने इसको एक काम दिया है। काम क्या दिया? चलो भाई तुम ट्रैफिक संभालो। ट्रैफिक एक बड़ा प्रॉब्लम है, अगर ट्रैफिक सिपाही ना हो तो पढ़े लिखे लोग बढ़ नहीं सकते। तो उसको 6 महीने दीजिए और सोसाइटी को एक तैयार करिए कि नहीं भाई, उसकी चिंता करना तुम्हारा काम है, उस बच्चे के साथ होना चाहिए। तो बच्चा सोसाइटी से कनेक्ट होगा, सोसाइटी बच्चे से कनेक्ट होगा, और दोनों कंट्री से कनेक्ट होंगे। ये जैसे हमारे पास कई चीजें हैं, आपने भी देखा और सुना होगा, एनसीसी है। जैसे ये एनसीसी को एक हमारे स्टेट में जैसे कई सारे एजुकेशन संस्थान है, सरकारी है, प्राइवेट है, इसमें कंपलसरी कर दिया जाए। और इस तरीके की सर्विसेज के लिए बच्चों को, मतलब जैसे आपने बताया ट्रैफिक के लिए हो गया, ऐसे हेल्थ केयर के हो गए, तो बच्चों को ऐसी जगह 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाए। अब टेक्निकल कहते हैं कि टेक्निकल ट्रेनिंग पे जाए बच्चा जाता है, वैसे ही सोशल सर्विस पे जाए, और ये कंपलसरी होना चाहिए। इसके लिए लॉ, दुनिया आज जो भी है सब कंपनियों के हवाले है। लोग नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि अंबानी को इतना बढ़ा रहे हैं, अडानी को इतना बढ़ा रहे हैं। मैं तो कहता हूं 10 अंबानी और खड़ा करिए। बिल्कुल सही बात। नौकरी 10 अंबानी और खड़ा बिल्कुल सही बात। क्यों खड़ा होना चाहिए? चाइना पूरी दुनिया में कंपनियों के बल पे लड़ रहा है, और उसकी कंपनियां पूरी दुनिया में लड़ रही हैं। अमेरिका की कंपनियां पूरी दुनिया में बादशाह है, रसिया की, तो ये सब कंपनियां लड़ रही हैं। तो नरेंद्र मोदी कोई गांव में प्रधानी पर बैठे नहीं है, सही बात। वो एक दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में वो, हम G8 के सदस्य है या नहीं है, ये मैटर नहीं रह गया। हमारी उपस्थिति
मैटर रख रही है। कि हमें ना चाइना दबा पाए, चाहे ना यूएस दबा हमारी पाए। हम है नहीं मेंबर, हाँ। लेकिन हमारी उपस्थिति मैटर रख रही है। हम जा रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं, नहीं भारत क्या सोच रहा है। इस नाते नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी कैसे करेंगे? वो हमारा अंबानी जी, अडानी जी, टाटा, बिल्कुल सही। बिरला, ये जितने भी कंपनियां हैं, हम तो चाहेंगे हमारा ये वेदांकुरम ग्रुप को ऐसा बड़ा हो कि दुनिया में जाकर के इसका भी अपना कोई दुनिया के देशों में एक अपना इसका स्टेक होल्ड हो, बिल्कुल तब ना हम बात करेंगे, बिल्कुल सही बात तब ना हम बात बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। आप हमसे प्रश्न पूछिए कि स्वामी विवेकानंद को ही आपने क्यों चुना? क्यों नहीं, चुना? इसमें एक और चीज मैं बोलूंगा शब्दू जी, कि अक्सर लोग इस बात पे टिप्पणी कर देते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था स्वतंत्रता में। हमसे ये लोग पूछिए ना। टिप्पणी कर देते हैं। क्यों स्वामी विवेकानंद जी को हम यूथ डे पे, हम उनके जन्मदिन पे यूथ डे मना रहे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? इसमें उनका आप जरूर- जीवन, मैं हाँ, उसमें अब मैं बताता मैं कुछ हूं। ऐड करना चाहूंगा। उनका जीवन काल ज्यादा लंबा नहीं रहा, 1863 से 1902 तक रहा। तो उसमें आप बताएंगे उन्होंने क्या किया एज अ, मतलब हाँ, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया, और यूथ जानना हमारा यूथ जानना चाहेगा। हाँ, यूथ को पता होना चाहिए। अब आप जानिए, हम्म, स्वामी विवेकानंद वो पहले व्यक्ति हैं भारत के इतिहास, भारत में, हम्म, जब हम हजार वर्ष, लगभग 700-800 वर्षों की गुलामी से हम झेल रहे थे, भारत का जो समाज था वो आत्मविस्मृत हो चुका था। वो राम कृष्ण वेद उपनिषद हमारे महापुरुष सब बोल चुका था। इतना मार खा चुका था भारत का, भारतीय जनता ना। 1863 में उनका जन्म हुआ है, 1857 में स्वातंत्र समर हुआ है, सन्यासी विद्रोह कर रहे हैं। ये जो आनंद मठ आपने वंदे मातरम, ये सन्यासी विद्रोह है भाई। ये वनवासी हमारे, कोई वो संथाल हमारा कर रहा है, कोई रामपा विद्रोह हो रहा है। ध्यान रहे, किसान और वनवासी लोग अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने में सर्वाधिक आगे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ऐसे भारत के समाज जनता में जो भूल चुका है, वो ये मान चुका था कि केन रिपोह हमें कहानी, यानी ये अंग्रेज जो है ना, यही हमारे लिए अल्लाह ताला बादशाह, सब कुछ जो कुछ है वो रानी विक्टोरिया ही मेरी रानी है। भूल चुका था जनता यहाँ का कि हम राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, शिवाजी के हैं, चंद्रगुप्त के हैं, विक्रमादित्य के हैं। भूल चुका था। ये स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति हैं जो भारतीय समाज को जगाते हैं। कहां जगाते हैं? विश्व में जो सर्वाधिक, जो सबसे बड़ा पटल तैयार किया गया 1893 में, जहां भारत को नीचा दिखाने का भी कार्यक्रम था। वो दुनिया भर के ईसाई मिशनरियों का, मदरसों का एक बहुत बड़ा मंच था, ये सिद्ध करने के लिए ईसाई सबसे श्रेष्ठ हैं दुनिया में। जो ये चर्चेज मिशनरियां जो काम कर रही है वो बहुत श्रेष्ठ काम कर रही हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को भेज दिया। गोरों के बीच में एक इंडियन काला पहुंच गया। उन्होंने बताया कि भारत वह देश है जिसका अदना सा भी छोटा व्यक्ति यूरोप के, अमेरिका के किसी भी बड़े से बड़े संभ्रांत व्यक्ति से, विद्वान व्यक्ति से ज्यादा ज्ञानी है। दुनिया में भारत की क्या संस्कृति में, इतिहास में देने में क्या, मैं बताया ना कि भारत ही दुनिया को देने वाला हुआ है। वो जीरो से लेकर के, अंक गणित से लेकर के, और आयुर्वेदा से लेकर के, ज्ञान से लेकर भारत ने दिया है। जी जी, ठीक है। और आपने भारत को क्या दे रहे हैं? तो ये पहले व्यक्ति हुए हैं जब भारत गुलाम था, तो उन गुलाम बनाने वालों के मंच पर जाकर के उनको ललकार के कहा कि तुम लोग कितने गंदे हो, तुम्हारी कितनी गंदगी हो, तुम भारत के सामने कुछ नहीं हो। और उन्होंने भारत के मतलब विज्ञान को, ज्ञान को, अध्यात्म को ऐसा उठाया, ऐसा पीक दिया, ऐसा आधार दिया, जिस पर खड़े होकर के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नए नए नेता पैदा हुए हैं। स्वामी विवेकानंद का क्या रोल है मैं बताता हूं स्वतंत्रता संग्राम में। ये जो लोग बोलते हैं वो कुंठित लोग हैं, उनका अध्ययन नहीं है, इतिहास उनका एबीसीडी का उनको जानकारी नहीं है। कांग्रेस का जब जन्म हुआ ए हुम ने, तो क्या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया था क्या? अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए। कांग्रेस का जो गठन हुआ, वह गठन की सिर्फ एक ही मांग थी, स्वतंत्रता नहीं। हे भैया अंग्रेज लोग, हम भी आप ही की तरह आंख कान नाक मुंह वाले हैं, हमको भी जीवन जीने के कुछ मूलभूत अधिकार दे दीजिए। कुछ मूलभूत अधिकार मांग रहे थे वो हमारे कांग्रेस के नेता। ये स्वामी विवेकानंद थे। जब ये गरजे हैं, जब इन्होंने भारत के सोई हुई आत्मा को जगाया है और कहा है कि भारत यानी क्या, भारत का ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, परंपरा, दुनिया के इतिहास में क्या डिवोशन, क्या देना हुआ है। अरे तुम नंगे भूखे होकर के हमारे देश में आए हो, तुम बात करते हो। और पहली शताब्दी में भारत के लोगों ने फ्री में चर्च बना करके दिया, फ्री में मस्जिद बना करके दिया। वो जो दुनिया के यहूदी भाग के आए, जिनको दुनिया में कोई शरण नहीं दे रहा था, वो भारत के लोगों ने शरण दिया, उनको उनका मंदिर दिया, उनको उनका स्थान दिया, घर दिया, सम्मान दिया। और तो और वो जो पारसी जो अपना भाग करके आए, उनको उनका मंदिर दिया, उनका स्थान दिया, उनका धर्म दिया, उनका सम्मान दिया। भारत के बारे में बात करते हैं आप, भारत ने क्या क्या नहीं दिया। अरे आप लोग जब से आए हैं तब से भारत की अवनति हो रही है। ठीक है। उसके बाद तो स्वामी विवेकानंद जब इस प्रकार खड़ा किया, हिस्ट्री से लेकर के
विज्ञान को लेकर के, लगा आपकी क्या हो गया भाई। अचानक जैसे कोई आप सोचिए कि अंधकार में कोई प्रकाश खड़ा हो जाए, स्वामी विवेकानंद ने वो किया। तब जाकर के तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, गोविंद राणा, ये जितने आप स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को पढ़ लीजिए। कांग्रेस का जब जन्म हुआ है, ये जितने भी आंदोलन हो रहे थे 1885 से लेकर के 1900 से लेकर के, वो 1900 से क्या हुआ है कि वो कांग्रेस पूरा एकदम से गर्म दल हो गया। वो कांग्रेस के लोग जो सिर्फ अपना कुछ मूलभूत अधिकार मांग रहे थे, अचानक उन्होंने कहा, कोई एक नेता तिलक खड़ा हुआ, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। आपको पता है किसका शब्द है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती का शब्द है। स्वतंत्रता संग्राम में 2 सन्यासियों का ही रोल है। कौन? एक तो दयानंद सरस्वती का है, जिन्होंने घूम घूम करके पाखंड को खत्म किया। पाखंड कहा नहीं भाई, और उन्होंने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ठीक है, उसी को तिलक जी ने अपने राजनीतिक व्यू से बोला, तैसे ये बोला, अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। क्यों नहीं कभी गोविंद रानाडे को, गोखले को वो जेल मिली जो तिलक को मिली, जो लाला लाजपत राय को लाठी मिली, जो बिपिन चंद्र पाल को गाली मिली, वो किसी और को क्यों नहीं मिली? क्योंकि इनको स्वामी विवेकानंद ने जगा दिया, और स्वामी विवेकानंद ही थे, उनको पढ़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जैसा महानायक प्राप्त हुआ है। भाई साहब, कहां हैं आप? आज अगर मैं भगवान राम को ध्यान करके मैं काम करने के लिए खड़ा हो सकता हूं, तो आप समझिए ना मेरे लिए राम क्या है। मेरे जीवन में अगर मर्यादा आ जाए, धर्म आ जाए, सत्य आ जाए, न्याय आ जाए, और मैं कहूं कि मेरे लिए राम कृष्ण शिव मेरे जो आराध्य हैं, ये मुझे उनसे मिलता है, आप कल्पना कीजिए मेरे लिए वो भगवान क्या है, मेरा जो आइडल है वो क्या है। तो स्वामी विवेकानंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जनक हैं। जनक है, क्या बात, तो ये आज हमने स्थापित कर दी बात। करना ही पड़ेगा। और वो जो लोग हैं वो कुंठित हैं। यूथ से एक बात और कहना चाहेंगे, यूथ के लिए यूथ डे है तो, कि जैसे आजकल के जो यूथ है वो तो नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स हैं जो वो जैसे अगर ज्वेलरी शॉप पे सिक्का भी लेने आते हैं, जैसे दिवाली में होता है, जी। तो उस दिन भी उनकी डिमांड रहती है कि विक्टोरिया और किंग जॉर्ज दिया जाए। अच्छा, हाँ, ये डिमांड स्पेशली रहती है। तो मानसिक गुलाम मतलब इस तरीके से लोग हो चुके थे इस स्तर पे। हाँ, अभी भी है। मैं उनसे, मेरा निवेदन रहेगा कि ये सिक्कों से और इन चीजें आपको मुकाबला करना है तो साइंटिफिक टेम्पर पे मुकाबला करें। उन्होंने क्या शोध करी, क्या चीज करी, उसको जाने। ये नहीं उन्होंने गुलामी करी, उसको स्थापित हम ही कर रहे हैं। अब मैं एक बात और कहूं, जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा विलेन टाइप का आदमी है, लेकिन किसी अमेरिकन से पूछे तो कहे नहीं, वो तो अमेरिका के लिए कर रहा है। तो ये जो रानी विक्टोरिया है या जो जॉर्ज पंचम, जो भी ये लोग हैं, बड़े लोग जिनका हिस्ट्री नहीं, नो डाउट भाई, नेपोलियन फ्रांस के लिए नायक है। वो हिटलर अगर उसने मैसेकर नहीं कराया होता, उसने नरसंहार नहीं कराया होता, उसने लोगों को नहीं मारा होता इतनी बुरी तरीके से, निर्दोषों को, तो आज जर्मनी वाले उसको भी महात्मा गांधी की तरह अपना सबसे बड़ा आइडल मानते। ठीक है, उसने अगर उसने गलत काम न किया होता। तो वास्तव में क्या है कि ये हो सकता है भाई, जो बड़े लोग हैं जिन्होंने दुनिया को कुछ दिया है, कुछ सिखाया है, उनको सुनना, समझना, पढ़ना, जानना बहुत जरूरी है। बट जब हमारे पास उनसे 1000 गुना बड़ा चित्र उपस्थित है, विद्वान, हाँ, तो उसको अपने पूर्वज को भुला करके दूसरे के अब्बा को अपना अब्बा बोल करके हम कौन सी हम ग्लोरीफाई करेंगे? तो नहीं, इस बात पे वापस आते हैं कि हमने बात करी थी स्किल्स, हमने सिस्टम की, हमने बात करी थी ऊर्जा जो युवा की है उसको कंट्रोल करने की, कोई ऐसा लीडर आए, कोई ऐसा सिस्टम बने, जैसे अग्निवीर की बात हुई, फिर उसके बाद एनसीसी की बात हुई, शुभेंदु जी ने करी। तो इसी चीज में जो युवा का एक सबसे बड़ा प्रश्न है, जो मुझे लगता है युवा से बात करते हैं कि भाई सिस्टम हमारे लिए क्या करे और हम सिस्टम के लिए क्या करें। मतलब वो क्या पा सकता है सिस्टम से और वो क्या दे सकता है सिस्टम को, ये युवा को जरूर पता होना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ी सी दिशा मिलेगी अगर आप इस पे थोड़ा सा। हाँ, कि जैसे एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, उसमें है ना ये डायलॉग है कि सरकार किसी की आई, सिस्टम तो अपना चलेगा, है ना। तो वास्तव में क्या है, सिस्टम बना दिया। वो अंग्रेज चले गए, लेकिन कहते हैं ना अंग्रेजों का सिस्टम आज भी चल रहा है। वही गुलामी की मानसिकता, वही शोषण करने की मानसिकता। ये सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोकतांत्रिक देश में हैं, हम अपना नेता चुनते हैं, वह नेता सदन में जाते हैं, वही कानून बनाते हैं, उसी कानून से देश चलता है। इसको बनाने की, बिगाड़ने की जिम्मेदारी तो इसी युवा पर है। वो जो 18 साल का युवा जो वोटर बन जाता है और जो 30 साल तक का युवा है,
वही तो तय करेगा कि हमारा पीएम कौन होगा, हमारा सीएम कौन होगा, हमारा पार्लियामेंट्री मेंबर कौन होगा, हमारा एमएलए कौन होगा। तो फिर शतुल जी आप तो इस बात पे जरूर बात कहिए कि आधा युवा तो वोट वाले दिन मैं उड़ चला वाली रील छुट्टी पे बनाता चला है, जाता है, रील बनाने वो चला जाता glorify है, करता है। आधे से ज्यादा युवा तो वोट ही नहीं देने आता है। वो तो क्या है ना कि एक बार कहा गया कि युवा का क्या है, बोले कि युवा मतलब जो वायु, युवा को उल्टा कर दीजिए तो वायु होता है, और वायु यानी कि पवन सुत हनुमान यानी वायु पुत्र। तो अब हनुमान जी की क्या डिग्री थी, हनुमान जी की स्थिति ये थी, वो भूले रहते थे, उनको याद ही नहीं रहता था यार कि हम क्या से क्या कर सकते हैं। तो ऐसे युवाओं को जामवंत और अंगद लोगों की जरूरत है, जो उनको लात मार करके बताए कि देख बेटा तू ही ये काम कर सकता है, तू कर। इस नाते वेदांकुरम जैसे फाउंडेशन की बहुत बड़ी भूमिका बनती, इसी नाते यूथ इन एक्शन जैसी संस्थाओं बहुत बड़ी भूमिका बनती है, जिसको मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है निस्वार्थ भाव से करने की। क्या ये जो यूथ है वो एनर्जाइज होकर के वह निस्वार्थ भाव से, मैं फिर शब्द यूज करूंगा, निस्वार्थ भाव से अपना नेता चुने, उसमें स्वार्थ न खोजे। अब स्वार्थ क्या खोजे, बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य, पर्यावरण सोचे, अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, हमारा पड़ोसी कैसे अच्छा हो सकता है, हमारी सड़कें इस प्रकार, हमारा शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सुरक्षा ये कैसे अच्छी हो सकती है। जब इस बिंदु पर सोचने लगेगा और यूथ को, तब वो उड़ चला वाला मतलब यूथ नहीं बनेगा। और मुझे लगता है वो जो उड़ चला वाला है वो निराश है, हताश है और शायद थोड़ा बहुत कुंठित भी है, इस नाते वो इस चैलेंज को नहीं ले रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि हमारी औसत आयु 65-70 साल है, तो भैया देखो कुल 20 साल की कुल कहानी है। इस 20 साल में रिस्क लो और एकदम से बॉल को फेंको, मतलब उस पे स्टंप पे और बोल्ड करो। उसको चाहिए कि सिस्टम बनाने वाला जो है हमारी जिम्मेदारी, हमारी आपकी, वो जो यूथ है, जेनजी है, उसी इसी नाते जेनजी उठा फेंक रहा यूथ है। का एक क्वेश्चन भी आया है, यूथ का क्वेश्चन है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जेनजी को भी पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? जब तक हमारी कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं वो ज्यादातर, अगर हैं भी तो पता नहीं, तो जो यूथ है वो पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता है, और जब नई सोच पॉलिटिक्स में आएगी नहीं, देश कैसे सुधरेगा? आपका क्या कहना? यूथ जाना ही नहीं चाहता है। जो नौजवान है उसे पहली बात तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए। मैं यही तो बात कर रहा हूं, इसलिए इंटरेस्ट लेना चाहिए कि भाई तुम्हारा बहुत भविष्य सब वही बनाने वाले लोग हैं। अभी हम राइट से चलते हैं, कल को यही कि विधानसभा पारित कर देंगे, नहीं तो भाई तुमको लेफ्ट से चलना है, तो हमको लेफ्ट से चलना पड़ेगा। तो ये अगर यूथ को तय कर दे भाई, हमको इस नाते उसको राजनीति में आना चाहिए, मैं तो स्वागत करता हूं, लेकिन उसे काम करना चाहिए, क्योंकि सीखने की जगह है, अनुभव की जगह है। दुर्भाग्य है कि आज के समय में जो यूथ देखता हूं घोर स्वार्थी हो चुका है, वो गुलाम बनने के लिए पागल हुआ है। हमको भैया, ये बड़के नेता हैं, वो जो फॉर्च्यूनर वाले और काफिला चलने वाले लोग हैं, हमको अपना गुलाम बना ले। सारे तो से हो सकता है बुरा लगे, लेकिन सब गुलाम, सब लड़के, अच्छे अच्छे लड़के बड़े बड़े नेताओं के पुत्रों के गुलाम बनने की होड़ मचाए पड़े। अच्छा, तो शतु जी अगर इस सिस्टम में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करना चाहे कि अगर मान लीजिए योगी जी से ये रिक्वेस्ट करी जाए, इनसे बोला जाए कि एक कोर्स युवा के लिए यूपी गवर्नमेंट निकाले, सिविक सेंस का कोर्स, जो आपकी बात है कि उस युवा को ये पता चले कि भाई हमको अपना जीवन जो ये जीना है, उस जीवन में हमको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी और कुछ चीजों के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कि आज जो पॉलिटिक्स में नहीं इंटरेस्टेड है युवा, कहता है कि अरे में कोई मतलब नहीं है, उस कोर्स के माध्यम से सही जर्नी क्या हो सकती है उसकी लाइफ की, शायद ऐसा कोई एक कोर्स गवर्नमेंट लेकर के आए। क्या ये एक तरीका हो सकता है? ये गवर्नमेंट को करना ही नहीं चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है, मुखिया की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री से जिम्मेदारी है। वो जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता है, वो अपने मुख्यमंत्री से बात की अपेक्षा करती है। और जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक सन्यासी, दूसरों के लिए जीने वाला, अन्याय से लड़ने वाला, अपने लिए नहीं तो समाज के लिए करने वाला एक सन्यासी, एक योगी, जिसको दुनिया देख रही है, उनके कर्तृत्व को, उनके डेडिकेशन को, उनके डिसीजन को, जिसको हम लोग भी एडमायर करते हैं, ऐसे अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उनसे अपेक्षा और बढ़ जाती है। ठीक है कि मैं तो बात कहूंगा ना योगी जी से कि योगी जी आप जैसा नेता कितना आपने अभी 10 साल के अंदर पैदा किया। मैं तो योगी जी से प्रश्न करूंगा कि योगी जी आपका तो राजनीतिक इतिहास 25-30 साल का हो गया, क्या 25 नौजवान भी आपने अपने जैसे खड़ा किया? क्या आडवाणी जी, उन्होंने कितने नेता खड़ा किए? आज जो भी नेता हमको दिखते हैं वो आडवाणी जी के दिए थे ना, उन्होंने संगठन किया, खड़ा किया। तो और मैं समझता हूं कि ये योगी जी ही कर सकते हैं भाई, क्योंकि आपको जैसा बिल्कुल त्यागी, तपस्वी और नेता, दूसरा अपने लिए नहीं देश के लिए जीने वाले लोग खड़े करो। आप कहते हैं अरे भाई ये जो आईएएस अफसर हैं जो कहते हैं ना कि असली नेता तो यही, असली सारा खेल तो नहीं पास, पावर नहीं पास है। अब कोई अगर ऐसा आईएएस अफसर आ जाए जिसके तय कर ले नहीं मुझे अपना डिपार्टमेंट ठीक करना है और उसका मुखिया उस पर विश्वास करे,
तुरंत तो नहीं ठीक होगा, लेकिन वो 10 साल में जाके ठीक होगा। हो सकता है जो आज काम हम खड़ा करेंगे वो 20 साल बाद कोई रिजल्ट देगा, क्योंकि एक टाइम होता है ना, ड्यूरेशन होता है ना, तो होना चाहिए। और निश्चित रूप से आपकी बात में मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं, सहमत हूं कि उनके होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा आई वांट ए मैन विथ कैपिटल एम, और बेचारे कहे मुझे 100 नौजवान ऐसा मुझे युवा मिल जाए जो अपने लिए नहीं, देश के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए जीने वाला हो, जो निस्वार्थ बुद्धि वाला हो। मैं देश की तस्वीर बदल सकता हूं। भाग्य है कि स्वामी विवेकानंद जी को 100 नौजवान नहीं मिले। मैं आज आपको ये भी बोल दूं, मैं संघ का प्रचारक रहा, स्वयंसेवक रहा। तो जब मैं प्रचारक निकलना हुआ तो मेरे सिविल का मेरा एग्जाम था। मेरे बड़े प्रचारक, उन्होंने उनको बुलाया कि नहीं तुमको निकलना है। और मेरा क्या निकला, क्योंकि भाई मैं जानता था प्रचारक मतलब अपनी लाइफ को एक्सपायर करना, खत्म करना। तुम जिस जीवन में जा रहे हो वहां तुम्हें अपमान सहना पड़ेगा, भूखों रहना पड़ेगा, और अंतिम बात, जीवन में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। है हिम्मत? और हंसने लगे, मुझे गले लगा कि चलो, यानी कि अपमान सहना पड़ेगा, भूखों रहना पड़ेगा, और जीवन में आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। इस भावना के साथ हमको निकालने वाले प्रचारक ने प्रचारक निकाला, तब हम ऐसे काम किए और अच्छा काम किया। और आज मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि भैया आपका ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि नहीं भाई, वो जो बिल्ट हो गया, आ गया निस्वार्थ बुद्धि से। हम सब प्रतिज्ञा लेते थे निस्वार्थ बुद्धि से तन मन धन पूर्वक अपने धर्म, संस्कृति, समाज के लिए काम करना है, हम प्रतिज्ञा लेते थे। तो वो जो रहता निस्वार्थ बुद्धि, वो पता नहीं लोग नहीं रह गए। इतना स्वार्थी समाज हो गया है। हाँ, लेकिन इस नाते सब लेकिन चीजें शत्रु जी, जिस युवा की आप बात कर रहे हैं, आपने अपने युवा में मेंस का पेपर छोड़ के आप निकल गए। हाँ। ये युवा तो इतना सेल्फिश है, मतलब मैं सबको नहीं कह रहा, हाँ। बट सेल्फलेस होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस युवा के लिए, क्योंकि उसकी गलती नहीं है। जो हम लोग अगर देखें तो जिस तरीके से फैमिलीज डेवलप हुई है भाई, पहले जॉइंट फैमिलीज थी, कलेक्टिविज्म था, वो हटकर अब न्यूक्लियरिज्म आ गया कि भाई न्यूक्लियर फैमिलीज है, माँ बाप 2 बच्चे। तो उस रूट पे जब बच्चा जा रहा है, और स्पेशली जो इंटरनेट की दुनिया है, वो यूएस में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, किम कardashian क्या कर रही है, और दुनिया भर के लोग क्या कर रहे हैं, ये सब वो देख रहा है। कैसे वो सेल्फलेस हो करके आपने जो प्रतिज्ञा ली उस प्रतिज्ञा पे चल पाएगा? तो बिल्कुल अंगार पे चलने वाली बात है, नंगे पैर अंगार पे चलने वाली बात है, करेगा ही नहीं वो कभी। देखिए क्या है, मैं ओशो को भी फॉलो करता हूँ, क्योंकि दार्शनिक है, फिलोसफर है। और ओशो को मैं इसलिए मैं फॉलो करने लगता हूँ क्योंकि वो दिमाग को खोलने जैसा काम करते हैं, फ्री थिंकर बनाते हैं। ठीक है, फ्री थिंकर बनाने का काम करते हैं कि तुम किसी से बधो मत। कैसे बधोगे? मैं इस बात सोचता हूं, ये ब्रह्मांड जब मेरा है तो जो कुछ भी आ रहा है वो मेरा है। मुझे जानना है क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या न्याय है, क्या धर्म है। मुझे सीखने दीजिए, समझने दीजिए, मैं जानूं क्या है। तो आपने जो कहा, आपने जो प्रश्न किया, इंजॉय लेने दीजिए ना उसको। मैं था तो क्या मैं फिल्में नहीं देखता था? क्या मैं गाने नहीं देखता था? ठीक है। और मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मैं सड़क पर जा रहा हूँ, कोई सुंदर लड़की आ रही है, क्या मुझे वो सुंदर नहीं लग रही है? भाई लग रही है मुझे सुंदर, वो सुंदर है, सुंदर लग रही है, बट मेरा संस्कार मुझे यह बता रहा है कि मेरी बहन भी हो सकती है, या मेरी बुआ की लड़की भी हो सकती है, मेरे समाज की लड़की हो सकती है। इसकी सुंदरता, ये हमारी समाज की सुंदरता हो सकती है। तो उसके प्रति मेरे मन में लस्टनेस ना आवे, ये मेरा कल्चर हो सकता है। तो आपने जो अभी जेनिफर लोपेज, किम कार्दाशियन से बात की आपने, तो वो अगर उनकी अपनी एक सोसाइटी लाइफ है, वो इन्फ्लुएंस कर रही है तो देखना चाहिए, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो। अच्छा, इसी पे एक और सवाल शत्रु जी, कि 2 तरीके के युवा हैं, एक जो गांव से आ रहा है या गांव में है, एक जो शहर में है। तो इस युवा को किस तरीके से, इनमें एक तो पहले अंतर क्या है, इस आपके हिसाब से इनमें अंतर क्या है? क्या ये लोग एक ही सोचते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे गांव का युवा हो, जो किसी गांव से आ रहा है, या शहर का युवा, दोनों की सोच है कि सबके पास मोबाइल है, सब मोबाइल चला रहे हैं, सब सेम चीज देख रहे हैं और सब सेम ही सोच रहे हैं। पर आपके हिसाब से क्या अंतर? मैं इसमें कुछ और ऐड करूंगा। गांव के जो युवा हैं, आपने कहा कि यूपी और बिहार में जैसे पहले एग्रीकल्चर था, तो युवाओं के लिए ये भी बताइएगा साथ में कि गांव का सशक्तिकरण है वो कैसे हो युवाओं के थ्रू। पहले वो तो बहुत अंतर है भारत के गांव के युवा में और शहर के युवा में। अब जो लखनऊ का युवा है वो 5 बजे उठ के क्या करेगा? जिसे अगर अपने शरीर को फिट नहीं रखना है, तो यार 12 बजे 1 बजे सोया हूँ तो 8 बजे सो उठता हूँ तो क्या दिक्कत है, फिर उसके ऑफिस जाना है, उसके तमाम और काम है, उसकी एक अलग दुनिया हो गई है। वो जो गाँव का नौजवान है
उसे तो 5 बजे उठ जाना है, हर हालत में 5 बजे 4 बजे उठ जाना है उसको, ठीक है। अगर उसने जानवर पाल रखे हैं तो उसे उसको देखना है, फिर वो खेत पे है तो खेत पे जाएगा। दूसरा, अब आप एक पोल्यूटेड सिटी बना रहे हैं जहां की ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक नहीं है, और आप गर्मी में अगर एसी में सो रहे हैं तो वैसे भी आप 8 बजे सो के उठेंगे। वो गांव का नौजवान है, वो तो फ्रेश एयर ले रहा है, उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि मैं बाल अच्छा कर लूं, मैं थोड़ा जीन्स अच्छा पहन लूं, मैं कपड़े अच्छे पहन लूं कि मैं निकल रहा हूं सड़क पे। वो तो लुंगी पे ही चल देगा, तौलिया पे निकल लेगा, क्योंकि उसका गांव है। वो परिवार से कनेक्ट होता है, गांव का बच्चा ज्यादा होता है, उसके माता पिता की जिम्मेदारी उसको दिखती है, उसको बहन की जिम्मेदारी दिखती है, उसे अपने गांव के खेत खलिहान की भी जिम्मेदारी दिखती है, ध्यान रहे, उसे अपने जानवर की भी जिम्मेदारी दिखती है, क्योंकि उसकी वो दुनिया है। वो लगता है उसको कि मुझे ऐसा समझ है कि 20,000 25,000 रुपए उसको अगर महीने का मिल रहा है गांव के बच्चे को, यूथ को, तो वो शहर नहीं आने वाला है। लेकिन शत्रु जी, अब तो ये एकदम उल्टा हो रहा है ना। वो मोबाइल फोन में देखता है, अरे ये महिंद्रा की नई गाड़ी निकली, ये जीप की थार आ गई, तो वो मतलब महिंद्रा की थार आ गई। तो आजकल तो युवा जो है वो इतना भटक रहा है कि कहता है यार मैं भी शहर जाकर के कुछ करूंगा, और जाकर के मैं ऐसा कुछ कमाने लगूं कि मेरे पास भी वो गाड़ी आ जाए। फॉर्च्यूनर वगैरह तो आजकल गांव में भी टहलने लगी है। कमाने के जो अवसर है वो गांव में भी खूब ठीक ठाक हो गए हैं, ठीक है ना। वो भी टेक्निकल खेती करके, इमारती लकड़ियां बेच बना करके, कुछ नहीं तो आजकल लोग प्लाटिंग पे पैसे कमा रहे हैं। तमाम एक बड़ा बिजनेस, हालांकि बहुत खतरा है, खेती की जमीन अगर प्लाटिंग हो जाएगी तो खेती क्या करेंगे लोग, फिर भी वो पैसा कमाने में लगा हुआ है। वो भी जो भी सरकार की योजनाएं आती है उसमें लग करके वो पैसा कमाने में लगा हुआ है, ठीक है। तो गांव के लोग ऐसा नहीं है, वो बहुत पीछे हैं, पिछड़े हैं। आज के डेट में सब उनके पास सारे संसाधन है, सारी सुविधाएं हैं, सारा संचार का उनके पास, जो आपके पास है वही उनके पास भी है। वहां भी मोबाइल नेटवर्क है, इंटरनेट वहां हो रहा है। तो इस नाते वो भी अपने अपने को अवसर ले रहे हैं, बट वो अपने जीवन को गांव, क्योंकि वो शहर की जिंदगी को देख रहे हैं कि शहर की जिंदगी में यार हमारा पोल्यूशन, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य कैसा हो जाएगा। तो वो अपने लाइफ को देखता है, कोई कमी नहीं है। अब पैसा वहां भी लोग कमा रहे हैं, लेकिन मैंने जो आपकी बात कहा, मैं सामान्य यूथ की बात कर रहा हूं। जो आप पे फॉर्च्यूनर और ये सब बात किया, वो कुछ ही लोग होते हैं, वो प्रभावित करते हैं। निश्चित कोई भी नौजवान होगा प्रभावित, उसकी इच्छा होगा वो करे। वो संतुष्ट किसमें है, इस बात को ज्यादा देखना बहुत जरूरी है। मेरा सबसे बड़ा है कि औसत जो युवा है, वो गांव का जो बच्चा है, वो 20,000 रुपए 25,000 रुपए में खुश है, मस्त है, आनंद में है, और उसको कोई जरूरत नहीं है। बच्चा भी उसको कहीं कानून में पढ़ने चला जा रहा है, वहां फीस भी ठीक ठाक मतलब औसत है। लेकिन लखनऊ का कोई नौजवान है तो वो 1 लाख रुपए नहीं कमाएगा तो पता चला कि उसको लगेगा उसका ईएमआई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हर चीज ईएमआई पहुंचा रही है आजकल, ठीक है। वो बच्चा स्कूल नहीं पढ़ा पा रहा है तो ये घटा हुआ, तो यहाँ रोग भी 4 प्रकार बढ़ेंगे, तो ये भी खर्च होना। तो एक तो आवश्यकताएं अलग अलग हो जाती हैं, खर्चे अलग अलग हो जाते हैं। गाँव में जो भी एक कमी जो मैं देख पा रहा हूँ, एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। वो शिक्षा अगर वहां पर अच्छे अच्छे विद्यालय अगर हो जाए, जो लखनऊ का युवा बच्चा एजुकेशन ले रहा है सिटी मॉन्टेसरी और लारेटो और लामार्ट जैसे विद्यालय में, अगर यही अवसर गांव के बच्चों को मिलने लगे तो विश्वास मानिए गांव के बच्चे शहर के बच्चों से 10 गुना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज है, जैसे अगर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव जाएगा तो गांव में अगर उसको उस संसाधन नहीं मिलेंगे तो वो पढ़ाने क्यों जाएगा? नहीं, कौन सा मतलब शिक्षा ही आप कह रहे हैं, कोई सिविलाइज्ड आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस संसाधन की बात कर रहे हैं जो गांव में नहीं मिलेगा तो नहीं जाएगा? स्कूल में जैसे प्राइवेट, जैसे गांव में प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, जैसे वो नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स नहीं है। नहीं है भाई, है उस स्तर के नहीं, उस स्तर के। आप लखनऊ से कंपैरिजन करें, अब हर किसी की उम्मीद होती है कि हम अपने बच्चे को महानगर में पढ़ाएं। हम क्यों नहीं कंपैरिजन करेंगे? हम अपनी कंपैरिजन अमेरिका के जब तक हम तुलना नहीं करना शुरू करेंगे तो हम अपने यहाँ खड़ा कैसे करेंगे? भाई ये बताइए, हम क्यों नहीं इस बात की सोचे कि सीएमएस जैसा मतलब कोई स्कूल हमारे जौनपुर जिले में क्यों नहीं होना चाहिए? अगर भाई केंद्रीय विद्यालय यहाँ है तो किसी पॉलिटिशियन, तो केंद्रीय विद्यालय वहां भी होना चाहिए। आपकी इस बात पे मैं इंफॉर्मेशन ऐड करूंगा, एक दिन दूंगा। दुबई गवर्नमेंट ने ये एक रूल निकाला है अभी रिसेंटली। उन्होंने कहा है कि हम जो नए स्कूल आ रहे हैं, उन्होंने एक कैटेगरी निकाल दी है कि ये नए स्कूल जो होंगे ये ब्रिटिश करिकुलम होंगे और इनकी फीस 22,000 रुपए से ऊपर नहीं होगी। उन्हीं स्कूल को हम लोग अप्रूव करेंगे। ऐसा क्यों करा उन्होंने? क्योंकि दुबई के अंदर अमेरिकन स्कूल ज्यादा है, दुबई के अंदर ब्रिटिश स्कूल ज्यादा है, दुबई के अंदर सीबीएसई स्कूल भी है। पर उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश स्कूल के लिए होड़ सबसे ज्यादा है, लोग भाग रहे हैं कि भाई ब्रिटिश स्कूल, ब्रिटिश एजुकेशन कराएंगे। उन्होंने ये देखा कि जो
दुबई के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर इतनी हाई क्लास इनकम नहीं वाले लोग नहीं रह रहे, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल पर क्लास। कैपिटा इनकम ज्यादा नहीं। हाँ, उन्होंने स्पेशली ये रूल निकाला कि नया स्कूल खोलना है तो नया स्कूल ब्रिटिश करिकुलम ही खोलोगे और उसकी फीस 22,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। There should be a- एक मतलब बाउंड्री तय कर दिया। तो ये जो आप बात बोल रहे हैं भाई, अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले और कहे कि भाई तुमको प्राइवेट स्कूल खोलना है, अडानी को बोले प्राइवेट स्कूल खोलोगे आप, और प्राइवेट स्कूल आप जाकर के टियर 3 सिटी में खोलोगे और टियर 3 सिटी में आपसे इससे ज्यादा फीस नहीं चार्ज करोगे। भाई एजुकेशन तो हमेशा से एक CSR अपॉर्चुनिटी रही है, मतलब सोसाइटी को सर्व करने की और इसी अपॉर्चुनिटी रही नाते है। सीसीआर मॉडल पे, पीपीपी मॉडल पे सैनिक स्कूल केंद्र सरकार ने अलाउ कर दिया, अब जगह खुल रहे हैं, हाँ। छोटे छोटे जिलों में खुल रहे हैं। अच्छा, इस पे शतुर्थ जी कुछ सॉल्यूशन पे बात करते हैं। जी। जैसे पहला सॉल्यूशन जो यूथ की ऊर्जा की बात हुई थी, तो उस पे सॉल्यूशन पहला निकला कि पहला तो या तो अग्निवीर प्रोग्राम या तो एनसीसी का प्रोग्राम इंप्रूव कराया जाए, Reframing जिससे of NCC। यूथ की एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो। पहली बात तो ये पहला सॉल्यूशन निकला। दूसरा सॉल्यूशन जो हम लोग ने सिस्टम की बात करी, उस सिस्टम में एक लीडर ऐसा निकल के आए जो यूथ को किसी प्रोग्राम में जोड़ सके, एक नया प्रोग्राम जो सिविक सेंस से जुड़ा हुआ हो। ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो है वो यूथ जो है वो कुछ ऐसे कार्यक्रमों में जुड़े और ऐसे अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश करे कि भाई क्या सही है क्या गलत, इसकी जानकारी उसको मिले उस सिविक सेंस के कोर्स के थ्रू, जो शायद गवर्नमेंट उसको आगे लेकर के बढ़ाना चाहे। और उसके अलावा हेल्थ में क्या सोल्यूशन हो सकता है जिसमें यूथ पार्टिसिपेट करे। यूथ को आप क्या बताना चाहेंगे, ऐसा क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे कि भाई हेल्थ केयर इंडस्ट्री में उसका क्या कंट्रीब्यूशन हो। और उसी तरीके से आपका फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री में युवा को दिमाग में क्या रखना चाहिए और आप क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे, इन दो चीजों में बात करते हैं। एक तो जो यूथ है उसे क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्स लवर होना चाहिए। ये बात ठीक है, बहुत बढ़िया। वो स्पोर्ट्स किन्हीं स्पोर्ट्स को वो लाइक करे, उसमें अपना 4 घंटे का 2 घंटे का समय दे। मुझे लगता है कि 2 घंटे का वर्कआउट अगर खेलता है तो पूरे दिन भर का वो नरिश हो जाता है। दूसरा, पर्यावरण पर अगर उसको काम करना है तो अपने मतलब परिस्थिति के तंत्र पर, नदी है, पर्यावरण है, तालाब है, जो भी है, मतलब पेड़ पौधे हैं, इस पर उसे कौन सा सोना पड़ेगा, इसकी कैसे हम बागवानी पे काम कर सकते हैं, नदी संरक्षण पर कैसे हम काम कर सकते हैं। वर्कआउट भी होगा, आपके स्वास्थ्य को ध्यान रख करके जब पर्यावरण ठीक होगा तो वो भी ठीक होगा। तो ऐसे जो कम्युनिटी बनती है तो उनको यूथ से रिलेटेड काम करना है तो स्पोर्ट्स उनका होना ही चाहिए, योगा प्राणायाम आसन उनका होना ही चाहिए, कोई सेशन उनका होना ही चाहिए कि हम क्या खाएं क्या न खाएं। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसी सेशन में आया कहीं कि हम कुछ भी खा लेते हैं, किसी टाइम भी हम खा लेते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है ठंडी में क्या खाना चाहिए, क्या खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस नाते आयुर्वेदा की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हमें होना चाहिए कि हम कैसे, हमको क्या खाना क्या नहीं चाहिए। हम कम से कम स्थिति बने कि हम किसी हॉस्पिटल का हम चेहरा देखने हम जाएं, कि हम पहले से इस पे बचें। लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी, ये लाइफ स्टाइल हमारी इतनी बुरी हो गई है कि वो हमें रोगी बना रहा है। और दूसरा, आपने फूड पे कहा, फूड हमारा ऑर्गेनिक फूड हम कैसे बनाएं, ऑर्गेनिक फूड हम कैसे हो, कौन से स्वास्थ्यवर्धक हमारे लिए खाना हो सकता है, मात्रा कितनी अच्छी हो सकती है, बच्चों को क्या देना है, बड़ों को क्या देना है, बूढ़ों को क्या देना है। तो फूड, जो फूडी है, जो फूड लवर्स हैं, जो यूथ हैं, उनको इस बात है, क्योंकि हर कोई कॉन्शियस है आज के डेट। अभी पता चला जाए कि ये मोरिंगा, अभी मोरिंगा को तो मुश्किल से लगता है कि अभी 10 साल पहले कोई जानता भी नहीं था मोरिंगा क्या है, मोरिंगा क्या है। और गाँव में चले जाओ तो लटके पड़े हैं, लोग खाते भी नहीं थे, लेकिन पता चला अरे बाप रे, मोरिंगा में तो ये चीजें हैं, है ना। तो लोग एकदम टूट पड़े हैं मोरिंगा पर, नहीं भैया लइए। और ऊपर से मोदी जी ने बता दिया कि हम तो सुबह सुबह भाई मोरिंगा का पराठा बना खाते हैं। तो करे ये देखो, ये जो महानायक है, ये जो एकदम चेहरा जो इनका गुलाबी गुलाबी है, ये मिस्टर मोदी का है ना, इनका राज बुढ़ापे का, जवानी का यही है। अब उसके पीछे पागल हो गए। गिलोय, कोई गिलोय जानता नहीं था, लटके पड़े रहते थे, लेकिन उसमें औषधि गुण था। पता चला कोविड ने सबको बता दिया। तो ये जो चीजें हैं फूड में, हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है इस पर काम करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है, आपके माध्यम से मैं आपका भी विचार जानना चाहूंगा। आजकल का यूथ जो है वो, क्योंकि हमारी जनरेशन बदलती चली आई है, पहले जो थी वो हमारी इंडस्ट्रियल जनरेशन थी कि मतलब हम लोग अंग्रेज हमको सिखा के गए भाई सुबह 9 बजे उठना है, काम करना है, 12 बजे लंच करना है, फिर उसके बाद फिर काम करना है, शाम को छुट्टी हो जाएगी, घर जाओ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, उसी के तहत सब चल रहा था। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, उसका दौर आ गया कि भाई आपके पास कंप्यूटर्स आ गए, मोबाइल एक्सेसिबिलिटी मिल गई, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम था जिसमें हम सब बड़े हुए। अब है सोशल एज,
जिसके अंदर बच्चा जो है वो पूरी तरीके से सोशली मोटिवेटेड है, तो उसके पास बाबा और बाबा का दिया हुआ सब कुछ है। जो मैं शहर के यूथ की बात करूंगा, गांव के यूथ की बात करूंगा, उसके पास भी जमीनें हैं, उसको शुरुआत से कुछ बनाना नहीं है, उसको वो करना है जो उसको मिला है। तो पहले से ही उनको वो सारी चीजें मुहैया हो गई हैं जिसके लिए उसको फाइट नहीं करनी है। घर है, बड़ा घर है, गाड़ी है, पिता ने स्कूटी दी हुई है, तो वो आज के समय पे मेहनत करने के लिए बहुत ज्यादा चीजों पे खुद को इंटाइटलमेंट मानता है। मतलब इंटाइटल्ड है हम लोग कि भाई हमें छुट्टी मिलनी ही चाहिए हफ्ते में, हमें 6 ही घंटे नौकरी करनी है। आपने 8वें घंटे नौकरी करने को बोला तो वो इस चीज को कहता है हैरेसमेंट है, वर्क हैरेसमेंट है। अभी रिसेंटली नारायण मूर्ति जी का स्टेटमेंट आ गया था और बड़ा लोगों ने उनको हेट करा। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है और आपको कंपनी को बड़ा बनाना है और देश को बड़ा बनाना है तो आप भूल जाइए 8 घंटे की नौकरी, आपको करनी है 22 घंटे की नौकरी, 20 घंटे की नौकरी। घंटों से मत गिनिए, आपको अपने को पूरा झोंक देना है। तो ये जो फिर से वही बात ऊर्जा की आती है 16 साल से लेकर के 30 साल तक वाली, आपका क्या संदेश है इन बच्चों के लिए कि भाई 8 घंटे की नौकरी या 6 घंटे की नौकरी पे ध्यान दें या अपनी उस ऊर्जा को उस समय में पूरा लगा दें, पाए कि जितने घंटे मेहनत करनी पड़े। देखिए, जिसको महानायक बनना है वो तो नारायण मूर्ति को फॉलो करेगा। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। जिसको नारायण मूर्ति बनना है, यानी जिसको एक रुपए से जिसको 10 लाख डॉलर का कंपनी बनना है, तो उसे तो नारायण मूर्ति बनना पड़ेगा। उसे 22 घंटे ही नहीं, उसे 48 घंटे काम का वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। और पैशन के साथ करना पड़ेगा, रोमांस के साथ करना पड़ेगा, मतलब सेटिस्फैक्शन के साथ करना पड़ेगा। ये जो मात्र 6 घंटे वाले लोग हैं ना, मेरा मानना है कि जब इस प्रकार की मानसिकता बन जाती है कि हमको इतना ही चाहिए, ठीक है, तो वो 6 घंटा भी उसको आप -6 घंटा मानिए, क्योंकि वो बस 6 घंटा काटा जाता है। जब ये हमारी मानसिकता बन गई, हमें सिर्फ 6 घंटे काम करना, निकल लेना है, इसका मतलब है कि वो टाइम प्रिपेयर कर रहा है, भैया कैसे वो 5 बजे 6 बजे हम निकल जाए यहाँ से। इसका मतलब है कि वो अपने टाइम को वो माइनस करना चाहता है। और जो नारायण मूर्ति बनना चाहता है, जो टाटा बिरला बनना चाहता है, वो तो भाई वो तो कहेगा नहीं, हमको ये जो हमारा जो है ये 22 घंटा कैसे हो जाए। वो तो प्रयास करता होगा कि 24 घंटे क्यों है, 24 घंटे का दिन क्यों हो रहा है, रात दिन। ये 48 घंटे हो जाता तो हम और काम कर लेते, ठीक है। ये सोच पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, किसको कहाँ जाना है, जिसको गुलाम बनना है वो अपने उसको फॉलो करेगा, जिसको महानायक बनना है वो इस प्रकार के। तो देखो, सब कुछ सब मिला हुआ है, सब काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन औसत में क्या होना चाहिए, इसके लिए जो शासन है, जो राजा है, जो हमारा जिनके शासन पद्धति है, उसे नियम कानून बहुत अच्छे से बनाना है। हाँ, मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए, सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। अब दुर्भाग्य इस देश का है कि कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, भाषा के आधार पर, इन सब प्रकार पे सिलेक्शन होते हैं। मेरिट के आधार, मेरिट तो हमें लगता है कि शायद बहुत कम काउंट हो रहा है भारत के अंदर, जो कि उसका दुष्परिणाम भारत कहीं कहीं झेलता है। तो इस पर बात होनी चाहिए। तो जिसको जहां जाना है वो जाएगा। मुझे लगता है कि जो महानायक बनना है तो उसी फॉलो करेगा। और मैं मानता हूं कि आपको 24 घंटे के काम करना है। जैसे किसान जो होता है भाई साहब, उससे पूछिए, बहुत बढ़िया बात। हाँ, ये इस पे आप संतोष जी बढ़िया बात बताइए। वो तो 24 घंटे काम करता है। वो तो बेचारा वो रात देखता है, दिन देखता है, वो ठंडी नहीं देखता, गर्मी नहीं देखता है। वो ठंडी में भी जब पानी छूना नहीं होता, वो जाता है खेत को पानी लगाने के लिए, घंटों बैठा रहता है। वो ठंडे गलते हुए पानी में पैर लगा के पूरा करता है, उसके लिए वो मजा। अच्छा, आप उससे जाइए पूछिए, अरे आपके साथ बड़ा अत्याचार, ये कितना वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल सही। मतलब किसान को देखिए आप, वो विचार नहीं करता है। जो गाय पाला है, एक गाय, वो 24 घंटे का उसका सेवक है। और आप 8 घंटे की नौकरी करना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? तो वास्तव में आपको यह तय करना कि आपको मालिक बन के काम करना है, आपको नौकर बन के काम। बहुत बढ़िया। तो जो 6 घंटे वाले लोग हैं, उनके नौकर की मानसिकता है। इस नाते नौकर भूमि क्या रहता है, केंद्रित हो, हमें कहानी, वो मालिक का सामान रहे जाए। इसी नाते सरकारी सिस्टम में सरकारी सामान की ऐसी तैसी हो जाती है। तो ये सरकारों की भी चाहिए कि भाई हमको मालिक बनाइए। और इस नाते मेरे ऐसे दिमाग में आता है कि जनता में या जो भी हैं, उनको उसका शेयर होल्डर बनाइए। भाई देखो, तुम्हारा शेयर है, इसमें प्रॉफिट है तो शेयर बढ़ेगा, प्रॉफिट नहीं है, घटेगा तो तुम्हारा शेयर घटेगा। तो देखिए भी अभी वो कैसे काम करता है। कहते ना भाई, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर सबको, अधिकार सबको चाहिए, जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो लोग भागने लगते हैं। तो जिसको जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, उसी पावर दीजिए ना।
नहीं, बहुत बढ़िया। अभी मतलब हम लोग ने काफी सारी चीजों पे चर्चा करी, सिस्टम पे चर्चा करी, और ऊर्जा पे चर्चा करी, और हेल्थ केयर पे चर्चा करी, और एजुकेशन पे चर्चा करी, और उसके अलावा जो आखिरी बात हमने बोली एक बच्चों को लेकर के कि जो युवा जो है उसको किस तरीके से अपने मानसिकता को बढ़ाना चाहिए और मानसिकता बनानी चाहिए कि भाई नौकर बनना है या मालिक। महानायक बनना है। महानायक। मैं भी नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम लोग विराम देते हैं। शत्रुत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा और लगा। यूथ डे पे स्वामी विवेकानंद जी की जो भूमिका रही अपने स्वतंत्रता संग्राम में, उसका आपने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पहलू बताया जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है, और आज उनको इस बात की जानकारी मिली। और यूथ डे पे मैं इस छोटे से एक श्लोक से अपने पॉडकास्ट को विराम देना चाहूंगा। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये श्लोक जानना और समझना बहुत जरूरी है, और उन्होंने युवा के ही को ही दिमाग, क्योंकि वो खुद युवा थे कुमार मंगलम जी जब वो शुरुआत करी थी उन्हें अपने करियर की। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है: शनय विद्या शनय पंथा शनय पर्वत मस्तका, शनय विद्या शनय वित्तम शनय सर्व शनय शनय। तो इस श्लोक का मतलब यही है कि जैसे धीमे धीमे करके कंठ की प्रैक्टिस होती है और कंठ आपका जो है वो बेहतर होता है, जैसे धीमे धीमे करके आप एक पर्वत पे चढ़ते हैं, धीमे धीमे करके उस चोटी तक पहुंचते हैं, वैसे ही विद्या और धन और आपका करेज धीमे धीमे करके ही आपको मिलता है। तो युवा की एक जो जर्नी है वो 20 साल की, 16 साल से लेकर के 28 साल या 30 साल की जर्नी है। ये धीमे धीमे ही आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करेगी, तैयार करेगी आपके आने वाले आगे 20 साल। और हम लोग इसी तरीके से साथ में जुड़ करके आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, और वंस अगेन थैंक यू सो मच शत्रुत जी, थैंक यू। धन्यवाद।